हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए धान की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं। तो किसान भाइयों, धान की खेती का इस समय पे समय चल रहा है और ये जो समय है, इस समय धान की फसल की रोपाई अच्छी मात्रा में की जा रही है। और धान की रोपाई के साथ साथ कुछ बातें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, उनके बारे में हम कुछ आज चर्चा करते हैं। तो सभी किसान भाइयों से और सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरी देखें और वीडियो के लिए ध्यान से सुनें। इसमें कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके लिए बताऊंगा, जिनके बारे में हम कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं और उसका फिर हमारे लिए पछताना पड़ता है। तो किसान भाइयों, धान की रोपाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद बहुत सारी घासें धान के खेत में जम आती हैं और उन घासों के लिए हम अगर खेत से निकलवाते हैं तो हमें एक अतिरिक्त चार्ज काफ़ी हमें भुगतना पड़ता है, जिससे कि हमारी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। या फिर हम ऊपर से फिर बाद में अगर हम कोई भी हर्बिसाइड लगाते हैं तो उसका प्रभाव भी गलत पड़ता है, वो कहीं ना कहीं हमारी फसल के लिए प्रभावित करता है। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं कुछ दवाइयों के बारे में, जैसे कि एक प्रोटिलाक्लोर नाम से दवा आती है, जो कि 50% उसमें प्रोटिलाक्लोर का सक्रिय तत्व होता है, जो आपकी फसल में जो भी घास जमती हैं उन घासों का बीज को ही ख़त्म कर देता है। यानी कि ये जो प्री इमरजेंस प्रकार की दवा होती है, घास के बीज को जमने से पहले ही उसको रोक देगी और उसका जमाव रोक देगी। तो इसको लगाने की जो सही प्रक्रिया होती है उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, धान की रोपाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि शाम के समय पे धान के खेत में पानी भर के, और जब हमारा जो खेत में पानी होता है वो बिल्कुल एक समतल रूप में रुक जाए, उस समय पे हम इस दवा के लिए लगाते हैं। तो दवा लगाने का सही तरीका ये होता है कि हम इस दवा के लिए किसी बोतल में भर लेंगे, जिसमें कि अच्छी प्रकार से छेद कर लेंगे और इसको जगह जगह हम इसको छिटक देंगे, जिससे कि इसका जो आयतन होता है वो पूरे पानी में बढ़िया तरह से फैल जाता है। और फैलने के पश्चात वो जो है दवा का पूरा असर आपके खेत में हो जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार के घासों के जो बीज होते हैं वो नहीं जमते हैं और आपकी फसल में कम लागत में घास का नियंत्रण हो जाता है। अब किसान साथियों, बात करते हैं, अगर आप प्रोटिलाक्लोर नहीं लगाते हैं तो ब्यूटाक्लोर लगा सकते हैं। ब्यूटाक्लोर भी इसी तरीके से लगाई जाती है। ब्यूटाक्लोर में भी आप एक बोतल में भर के और उसमें अच्छे से छेद करके और आप खेत में, पूरे खेत में जगह जगह आप इसको छिड़क देते हैं, जिससे कि आप इसका जो आयतन है वो पूरे पानी में फैल जाता है। अब किसान साथियों, हम ये देखते हैं कि धान की फसल में कुछ दीमक भी लगती है। तो दीमक की रोकथाम करने के लिए हम क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% के लिए भी हम इसी प्रकार से, या फिर हम घास की दवा के साथ ही हम उसको भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो भी पूरे खेत में अच्छे से फैल जाएगी और जो दीमक है वो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम अपनी फसल में क्लोरोपाइरीफास और ब्यूटाक्लोर या प्रोटिलाक्लोर को लगा सकते हैं, जिससे कि हम दीमक और घास के लिए भी रोक सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों, धान की रोपाई के पश्चात लगभग 10 से 15 दिन बाद हमें क्या क्या लगाना चाहिए। तो फसल की रोपाई के लगभग 10 से 15 दिन बाद हम लगाएंगे अपने खेत में एक स्टार्टर आ रहा है डीहार्ट का। तो जो डीहार्ट का स्टार्टर है वो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है और उसको किसान भाई लगा भी रहे हैं। उसका जो मुख्य काम होता है वो फसल की जड़ों का विकास के लिए, फसल की जड़ों के विकास में सहायता करता है, जिससे कि हमारी जो फसल है उसकी जड़ों का विकास अच्छे से हो जाए और हमारा पौधा मजबूत हो, पौधे में अधिक कल्ले निकलें, जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो जाए। किसान साथियों, स्टार्टर के साथ साथ हम कुछ ह्यूमिक एसिड आते हैं, उन ह्यूमिक एसिड को भी लगाते हैं। ह्यूमिक एसिड इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारी फसल में ह्यूमस की मात्रा अच्छी प्रकार से बढ़ जाए।
तो ह्यूमिक एसिड बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। जैसे कि एक काला सोना नाम से आता है, या मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ मेंशन कर रहा हूँ, कुछ चित्र के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। तो इन प्रकार के आप ह्यूमिक एसिड को लगा सकते हैं। अब किसान साथियों, बात करते हैं कि कुछ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट में आपका जिंक भी है और सल्फ़र भी, दोनों चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। जिंक इसमें 33% मिलती है, और जो सल्फ़र होती है वो हमारी 15% तक इससे मिल जाती है। तो हमारे लिए पौधों, धान की फसल को सही उपज प्राप्त करने के लिए जिंक सल्फेट की भी आवश्यकता पड़ती है। जिंक सल्फेट इसलिए भी लगाते हैं कि धान की फसल में खैरा रोग आ जाता है। अगर जिंक सल्फेट नहीं लगाएंगे तो जिंक की कमी से खैरा रोग आ जाता है। तो खैरा रोग नहीं आए इसलिए भी हम जिंक की मात्रा को देते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल में इन दवाइयों के लिए और कीटनाशकों को और हर्बिसाइड के लिए लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाए। अब किसान साथियों, बात करते हैं कि हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि धान की फसल में अधिकतर कुछ कीट आते हैं, तो उन कीटों की रोकथाम करने के लिए भी हमारे लिए कुछ दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं। जैसे कि अगर कोई भी तना छेदक लग जाता है, तो तना छेदक से बचाने के लिए हम अपनी फसल में इंडोस्कार्ब 14.5% और प्लस उसके साथ में डेल्टा मैथ्रीन 1% की मात्रा के लिए दे सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो हम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका हम छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल के लिए अच्छे से उसकी केयर कर सकते हैं, और हमारी फसल में लगने वाले सभी प्रकार के तना छेदक रोग जो कीट होते हैं उनसे हमारी फसल को बचाया जा सकता है। अगर किसान भाइयों, फसल को हम देखते हैं कि अगर फसल हमारी पीली पड़ रही है या उसमें किसी प्रकार के डिजीज़ आ गया है, तो उसके लिए भी हमें कुछ फंजीसाइड का उसमें छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि अपनी फसल को हम अच्छे से बचा सकें। तो किसान साथियों, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारियाँ दी थी। बाकी की और जो भी समस्या आती है फसल में, उस पर हमारी वीडियो समय समय पर आपके पास आती रहेगी। धान की खेती से संबंधित और वीडियो भी हम आपके लिए बनाकर डालते रहेंगे, जिससे कि आप वीडियो को देखें और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो किसान साथियों, आज तक के लिए हम बस इतना ही आपके लिए बताते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय अन्नदाता, जय जवान, जय किसान।